गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपना जो लेसन चल रहा है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इसमें हमने पढ़ा किस प्रकार से यूरोप के लोग हमारे यहाँ पे, यूरोप में भी जो ब्रिटेन है वहाँ के लोग हमारे यहाँ बंगाल में आए थे। इन्होंने अपनी जो कॉलोनी एक बसाई थी यहाँ निवेश करके, और उसके माध्यम से किस प्रकार से इन्होंने हस्तक्षेप कर लिया था सारे देश पे, धीरे धीरे वहाँ के लोगों पे। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि भाई वहाँ जैसे ठेकेदार प्रणाली चलाई, ठीक है, जमींदारी प्रथा चलाई, उसके माध्यम से राजस्व वसूलने लगे, टैक्स वसूलने लगे, और जो जमींदार हैं वो इनको अपना टैक्स समय पर चुकाते थे। तो उससे क्या लाभ हुई, क्या किस प्रकार से इनको आगे हानियां हुई। और इसके अलावा जब हमने देखा कि एक नई शक्ति थी जोतदार, उनका उदय हुआ, तो ये सब जिस तरह से जो किसान थे, चाहे गरीब हों, चाहे संपन्न हों, चाहे अमीर हों, है ना, उनके जीवन में किस प्रकार से क्या क्या उतार चढ़ाव आए वो हमने पिछले कुछ पार्ट्स में पढ़ा है। लेकिन अब हम जैसे अध्ययन करेंगे वो है तक कुदाल और हल, पहाड़िया व संथालों का अध्ययन। ठीक है, पहाड़िया व संथालों का अध्ययन में क्या है कि पहाड़िया और जो संथाल है ये दोनों क्या है, एक जनजाति थी जो मैदानी इलाकों में निवास नहीं करती थी। मैदानी जो इलाके थे वहां पे जो जमींदार थे, गरीब थे, जोतदार थे, या फिर और अन्य प्रकार के जो लोग थे जिनके पास खुद की खेतीबाड़ी की जमीन नहीं थी, तो वो लोगों को आप बटाई के ऊपर लेकर के और फिर वहां पे वो जमींदारी करते थे। तो इसमें जो हमने पढ़ा था एक बार कल, उसका थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। वो जो कुदाल जो है वो पहाड़िया लोगों का एक क्या था, एक तरह से अपना हथियार टाइप में था, जिसके माध्यम से एक औजार बोल सकते हैं, हथियार नहीं। इस औजार के माध्यम से क्या करते थे, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर झूम की खेती करते थे जंगलों में। उस कुदाल के माध्यम से जो पथरीली या जो कटीली जो जमीन थी, जो झाड़ियों वाली जमीन थी, उसको हटा करके और उस प्रकार से वो अपना जीवन बसर करते थे। फिर पहाड़िया लोगों का आर्थिक और सामाजिक जीवन, इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से वो इतना ही उगाते थे कि भाई अपने लिए वो फसल उगा लें, अपने जो घर परिवार का भाई पेट पाल लें। ठीक है, जमीन से थोड़ा खुरच करके वो उनको जमीन साफ कर करके वहां पे अनाज उगाते थे, और फिर 2-3 साल बाद दूसरी जगह के ऊपर वो जमीन साफ करके खेत में जो फसलें उगाते थे। उससे क्या होता था कि जो प्रतिभूमि थी एक, जैसे वो अनुपजाऊ हो जाती थी 2-3 बार लगातार उसके ऊपर फसल जब पैदा करते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो दूसरी जगह पे जब फसलें उगाते थे तो फिर जो पुराने वाली जो उनकी जमीन है उस पे कुछ घास वास या इस तरह की चीजें उगाती थी, वो उनके पशुओं के लिए चारा बन जाता था। और ये जो खुद हैं ये दूसरी जमीन पे उगाते थे। फिर थोड़े दिन बाद ये जमीन है वापस दोबारा से भाई उर्वरक हो जाती थी और दोबारा से ये अच्छी पैदावार उसमें होती थी। इसके अलावा वो शिकार करते थे। ठीक है, इसके अलावा जो इनका जो सामाजिक जीवन था उसमें क्या था कि ये सब मिल करके अपना एक मुखिया बनाते थे, और जो मुखिया है वही, अगर इनमें आपस में कोई लड़ाई हो गई या झगड़ा हो गया किसी प्रकार से, तो जो मुखिया है वो इनका फैसला करवा देता था। इसके अलावा अगर किसी दूसरी जनजाति के जो लोग हैं या फिर दूसरे जो कबीले के जो लोग हैं या दूसरे जो ग्रुप के लोग हैं, अगर उन्होंने झगड़ा या लड़ाई कर दिया तो जो मुखिया होता था ये इनका नेतृत्व करता था। इसके बाद है मैदानी लोगों के साथ संबंध, हमने पढ़ा। इसमें भाई उनका अभाव और अकाल किस प्रकार से था। जैसे व्यापारी जो वर्ग के जो लोग थे उनके ऊपर आक्रमण करते थे या उनसे अपना ये टैक्स वसूलते थे, यहाँ से जाते थे। ठीक है, इनके जो पहाड़ी एरिया में से अगर कोई व्यापारी जा रहा है दूसरे इलाकों में जो रास्ता पड़ता है तो उनसे ये पथ कर वगैरह लेते थे और अपना ये, और वहां से मैदानी भागों में ज्यादा देखो सिंचाई खेती होती थी, वहीं ये लोग खाद्य सामग्री के लिए इनका लूटपाट करके ये ले जाते थे यहाँ से। इसके बाद शक्ति प्रदर्शन, दूसरा जो इनका था, मैदानी लोगों के साथ अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भी कई बार आक्रमण कर देते थे। राजनीतिक संबंध में ये था कि जो ये टैक्स लेते थे, ठीक है, भयभीत हुए जो जमींदार बचाव के लिए मुखियाओं को नियमित खराज का भुगतान करते थे। खराज का मतलब हो गया कुछ अपनी जान माल को बचाने के लिए कुछ पैसे का भुगतान ही उनको कर देते थे। या इसके अलावा पथ कर वसूल करते थे। पथ कर का मतलब हो गया कि रास्ते में जाने के लिए वो टैक्स लेते थे। अब पहाड़िया क्षेत्र में भारी लोगों का प्रसार, किस प्रकार से जो पहाड़िया लोग हैं वहां पे बाहरी यानी जो बाहर के लोग हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे आए। अब देखिए जो पहाड़िया क्षेत्र है उनमें भारी लोगों का प्रसार किस प्रकार से हुआ, यानी जो पहाड़िया जनजाति के जो लोग थे, ठीक है, वो अपने पहाड़ों पर झूम खेती करते थे। किस प्रकार से, तो इनकी जो जमीनें थी छोटी छोटी, उन पे नजर किनकी पड़ गई, इस कंपनी की नजर पड़ गई, और इस कंपनी ने जो जमींदार और जो जोतदार थे उनके माध्यम से इनका जो क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा क्यों किया, उनसे इनको फायदा होने वाला था। पहला तो राजस्व वृद्धि, जो इनके राज्य था, ठीक है, उसमें राजस्व आएगा, ठीक है, टैक्स आएगा।
और जो कंपनी है उसको किससे मतलब था, सिर्फ टैक्स से मतलब था। दूसरा, कृषि उत्पादों का निर्यात, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो गई, पैदावार होने वाली जो जमीन है उसमें बढ़ोतरी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इन्होंने इन जो पहाड़िया लोग थे इनकी जमीनों पर भी कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो इससे जो फसलें पैदा होंगी तो उसका व्यापार बाहर ज्यादा करेंगे तो जो व्यापारिक जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी उसको इसका लाभ मिलेगा। फिर अब पहाड़िया के प्रति अधिकारियों का दृष्टिकोण, इनका दृष्टिकोण ये था कि ये क्या समझते थे, पहाड़िया लोगों को असभ्य, बर्बर और उपद्रवी समझते थे। ठीक है, तो ताकि ये चाहते थे कि भाई जो पहाड़िया लोग हैं वो इनके साथ सुसभ्य तरीके से मिलके खेती बाड़ी का काम करें और ये शिकारी जीवन को त्याग कर करके एक सभ्य सामाजिक जीवन अपनाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? अच्छा, इसमें पहले क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दो ही उद्देश्य थे, पहला आर्थिक और दूसरा प्रशासनिक यानी शांति व्यवस्था। तो अब पहाड़िया लोगों की प्रतिक्रिया यानी जो क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती ही है। तो पहाड़िया लोगों ने भी क्या किया, औपनिवेशिक हस्तक्षेप जमींदारों व जोतदारों द्वारा कृषि विस्तार पहाड़िया लोगों के लिए अस्तित्व का संकट बन गया और उनके पहाड़ व जंगलों पर कब्जा करके खेत बनाए जा रहे थे। प्रति भूमि से जिस भूमि पर वो झूम की खेती करते थे अब उनसे वंचित होते जा रहे थे। पहाड़िया लोगों में इनकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था और पहाड़ियों के आक्रमण में वृद्धि होने लगी। और पहाड़िया जनजाति के लोग पहले भी मैदानी लोगों पर कुछ आक्रमण तो करते रहते थे, परंतु उस समय उनके लक्ष्य अलग थे। अब स्थिति बदल चुकी थी। अब उन्हें खेत व जंगल उनसे छीने जा रहे थे, उनमें असंतोष गहराता जा रहा था। ऐसी स्थिति में उनके आक्रमणों में तेजी आती गई और पहले से अधिक हिंसक हो गए। अनाज और पशुओं को लूट पहले से ज्यादा करने लगे। साथ ही अंग्रेजों की कोठियां, जमींदारों की कचहरियां और महाजनों के घरबारों पर मुखियाओं के नेतृत्व संगठित हमले करके लूटपाट की। यानी इन्होंने ये देखा कि भाई पहले तो ये अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे या राजनीतिक संबंध या फिर अभाव या अकाल के कारण लूटपाट करते थे, लेकिन जब इनको लगा कि भाई इनकी जमीन ही छीन ली है, अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो इन्होंने क्या कर दिया, हमला कर दिया। अब इससे क्या हुआ, 1770 के दशक के अंत तक क्या किया उन्होंने, जो पहाड़ियां जो लोग थे, ठीक है, उनका जो क्षेत्र था उसको पूरी तरह से निर्जन बनाने का निश्चय कर लिया था कि इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों ने, क्योंकि वो अपना कंट्रोल गंवा दिया था उन्होंने और वो बहुत ज्यादा इनसे नाराज हो गए थे। उन्होंने एक दमन नीति अपना ली। दमन नीति का मतलब ये था कि जैसे तैसे करके इनका जो आंदोलन है इसको कुचल दिया जाए और इसके बाद इनको बिल्कुल वहां से कुचल दिया गया। इसके बाद भागलपुर का जो कलेक्टर था अगस्टा क्विंसलैंड, इसने एक पहलकदमी की और इससे क्या था कि पहाड़िया मुखियाओं के समक्ष शांति प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसे वार्षिक भत्ते के रूप में पेशकश की गई। बदले में उनसे आश्वासन चाहे कि शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, उनके उपद्रव हमला नहीं करेंगे, वे अपने व्यवहार की संतुष्टि नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि अधिकतर मुखियाओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जिन कुछ मुखियाओं ने इनको स्वीकार किया उनके समुदाय के सत्ता से वंचित कर दिया गया। कंपनी सरकार के वेतन भोगी बन जाने के स्थिति वेतन भोगी मुखिया की हो गई थी। इस स्थिति में पहाड़िया लोगों ने पसंद नहीं किया और अंग्रेजी जमींदार जोतदार था भारी लोगों के प्रति उनकी घृणा की भावना बनी रही। अब आते हैं फ्रांसिस बुकानन की डायरी। फ्रांसिस बुकानन जो है ये एक लेखक थे, ठीक है, इन्होंने एक डायरी लिखी थी और इस डायरी के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी थी। अब इनकी डायरी जो अगर अपन पढ़ते हैं देखा जाए, ठीक है, तो इन्होंने जो डायरी है इसमें मतलब बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। क्या प्रश्न भी, पहाड़िया लोग इतने भयभीत और डरे हुए क्यों थे? निसंदेह डायरी उत्तर कम और सवाल ज्यादा उत्पन्न करती थी। इसका कारण यह है कि यात्रा वृत्तांत की डायरी में मात्र कुछ समय अवधि की जानकारी होती है। डायरी पढ़कर जो सवाल पैदा होते हैं उसमें पर्याप्त उत्तर तब मिलते हैं जब अवधि से पहले की घटनाओं और अन्य स्रोतों का पूरा अध्ययन उसमें मिलता हो, ठीक है। इसके बाद देखो संथालों का प्रवेश हुआ कहाँ पे, पहाड़िया लोगों की वहां पे, और हल एवं कुदाल का संघर्ष, आपसी इनमें लड़ाई झगड़े स्टार्ट करवा दिए गए थे। फिर इनका क्या हुआ, पहाड़ी जनजाति के लोग जमींदार और स्थायी किसानों के आगमन से तो उजड़ ही रहे थे। संथालों को प्रवेश के लिए नई खतरे की घंटी थी। संथाल जनजाति के लोग पहाड़ियों की तुलना में स्थायी प्रवृत्ति के थे। ये लोग 1780 के आसपास बंगाल में आने लगे थे। ये परिश्रमी थे, इन्हें खेती की समझ थी, इसलिए जमींदार लोग इन्हें नई भूमि निकालने तथा अपने कृषि क्षेत्र में वृद्धि के लिए मजदूरी पर रखते थे। उनकी मेहनत से जंगल वाली जमीन और भी हरी भरी और खेती लहराने लगती थी, ठीक है। इस प्रकार जो संथालों ने पहले जमींदारों के खेतों में काम किया, फिर जंगल साफ करके जमीनें निकालकर खेती करने लगे। चावल कपास उगाते हुए भारी संख्या में राजमहल की पहाड़ियों को बढ़ते जा रहे थे और पहाड़िया लोग उनका आक्रमण से डरते हुए पहाड़ों के भीतरी भागों को ओर जाने के लिए विवश हो गए और संथालों और पहाड़ियों जनजाति के संघर्ष को कुदाल और हल का संघर्ष दिया गया। कुदाल और हल का संघर्ष क्या है कि जो संथाल जो है, ठीक है, ये क्या यूज करते थे, हल, और जो पहाड़ियां हैं ये क्या करते थे, कुदाल। तो इसलिए इस संघर्ष का नाम दे देगा कुदाल और हल किन जनजातियों के बीच। अगर ये प्रश्न आता है कि कुदाल और हल का संघर्ष किन दो जनजातियों के बीच में था, तो आप इसमें बता सकते हैं भी पहाड़ी और संथाल जनजातियों के बीच में कुदाल और हल का संघर्ष था। कुदाल पहाड़ी जनजाति को जीवन शैली का प्रतीक था, तो हल संथालों के जीवन का प्रतीक था, ठीक है। अब है संथालों की मेहनत का परिचय। अब इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे।